Hello and welcome to our YouTube channel Heal Yourself. My name is Pankaj and I am from Uttarakhand State. तो मेरे सामने आज विजय कुमार पांडे जी हैं जो नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और काफी लंबे टाइम से एंजाइटी और डिप्रेशन से सफर कर रहे थे। लगभग मोर देन 13 ईयर से इनको ये प्रॉब्लम रही है। लगभग अराउंड हम बोल पे 14 से 15 साल बोल सकते हैं। और पिछले कुछ साल से ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इनकी बढ़ गई थी और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सुसाइडल थॉट्स आना कि कहीं ऐसा मैं कुछ कर तो नहीं लूंगा और बॉडी में कई सारे सिम्टम्स आना, डिजीनेस का होना और ऑफ बैलेंस का होना, बार बार चलने में दिक्कत, कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगा और डिफरेंट तरह के थॉट्स मन के अंदर, कहीं बाहर जाऊंगा कुछ हो ना जाए। तो आज विजय कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई, जरा इसके बारे में आप थोड़ा बताइए सभी को। जी, जी। गुड आफ्टरनून सर। और प्रॉब्लम तो सर काफ़ी समय से पहले भी थी, पर ये होता है ना कि लाइफ में हम लोग काम करते रहते हैं और चीज़ें चलते रहती है, तो कई बार उस चीज़ों को 2-4 दिन के लिए पॉप अप हुआ तो इग्नोर कर दिया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, तो लाइफ में आगे बढ़ जाते थे। लेकिन पास्ट 2 इयर्स के पहले वर्क प्रेशर बोलिए या कि फिर ऐसे सोशल बोल सकते हैं या फैमिली प्रेशर बोल सकते हैं। फैमिली प्रेशर नहीं है, लेकिन इनिशियली वो स्टार्ट इसी तरीके से हुआ कि कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं था, पर धीरे-धीरे थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील होने लग गया और काम के टाइम पे काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, ध्यान कहीं और जा रहा है और बाकी ऑफ बैलेंस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो समझ में नहीं आया, तो आई थिंक नवंबर एंड में या 1 दिसंबर 2022 से आप बोल सकते हैं कि मुझे सीवियर ये सारे सिम्पटम्स आने लगे, जिसकी वजह से मैं अपने काम भी नहीं कर पा रहा था, फैमिली के साथ भी मैं अपना अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था सर, यही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। जी। राइट। तो जब आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, आपने बोला कि कोई ट्रिगर हुआ और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपके पैनिक अटैक में कन्वर्ट हो गई या आपको सीवियर सिम्पटम्स आने स्टार्ट हो गए। तो 2022 के आसपास का जो फेज था जिसकी वजह से कोई ट्रिगर हुआ आपका आपका तो वो किसकी वजह से ट्रिगर हुआ आपका? इस वजह से आपकी एंग्जायटी बढ़ गई, कोई ऐसा फेज आया आपकी लाइफ में जिसकी हुँ, वजह से हुँ। आपकी एंग्जायटी बढ़ गई? जी, जी। सर काम करते-करते मैं ऐसे फ़ील्ड में काम करता हूँ जहाँ पे हर समय कुछ काम का और टाइमिंग का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। सब समय पे काम खत्म करने होते हैं। तो उस समय कुछ काम कुछ ज़्यादा था और टीम जो थी मेरी वो थोड़ा अनऑर्गनाइज़ हो गई थी, डिसऑर्गनाइज़ हो गई थी। तो उसके वजह से मैंने और दूसरे कुछ काम मैं ऑलरेडी कहीं कर रहा था, तो वो काम में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। और साइड वाइज़ टीम नहीं होने की वजह से सारा काम मुझे ही करना पड़ता था और काम का बल्क ज़्यादा होने से एक तो वो पहला प्रॉब्लम हुआ। दूसरा फिर मेरे जो फ्रेंड सर्कल्स में थे, वहाँ पे कुछ मेरे जो फ्रेंड थे, उनके साथ लाइफ में कुछ बुरा हुआ। किसी की डेथ हो गई, उसकी वजह से थोड़ी-सी कुछ चीज़ें हमारे मैंने अपने आप के ऊपर जनरलाइज़ कर लिया। तो ऐसे 1-2 चीज़ें बनी एक साथ, पर शुरुआती दौर पे तो मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ, पर आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ मैं समझ रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ गड़बड़ हो रहा है। यस सर, यही चीज़ें थी। अ, उस इंसिडेंट के बारे में बताना चाहेंगे जो इंसिडेंट आपके फ्रेंड के साथ हुआ, उसको आपने कैसे जनरलाइज़ कर लिया अपने ऊपर, जो थॉट बना आपके अंदर काफ़ी चीज़ों को लेकर एंग्जायटी जी, बन गई जी, आपके जी। अंदर या कह लो कि बॉडी में सिम्पटम्स आने स्टार्ट हो गए। तो इंसिडेंट क्या था उसके बारे में? जी, जी। मैं सर नाम तो उनका मेंशन नहीं करना चाहूँगा, पर वो अपने बिज़नेस में थे और बिज़नेस में उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर रहता था क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ काम करते थे, जिसका वो आउटपुट नहीं दे पा रहे थे बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ लेबर्स एंड अदर रिलेटेड इश्यूज़। तो वो खुद काफ़ी परेशान रहते थे, तो मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता था कई बार, तो वो मुझे परेशान दिखते थे अपने घर के आस-पास, तो मैं उनके साथ में कई बार मॉर्निंग वॉक पे भी गया, उनके साथ चीज़ें डिस्कस की, मैंने समझाने की भी कोशिश किया बिकॉज़ मैं भी थोड़ा बहुत सारी चीज़ों से गुज़र चुका था। मैंने उनको कहा कि कहीं आप हेल्प लीजिए, चीज़ें करिए। पर सडनली वो सारी चीज़ें होते-होते कुछ समय गुज़रा और एक दिन मॉर्निंग में जब मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, तो वो दिन मेरे लिए काफ़ी बहुत ही प्रेशराइज़ डे था और मैं एकदम से उस दिन टूट गया। मेरे एंग्ज़ायटी बहुत हाई लेवल पे हो गई। मुझे ऑफ बैलेंसिंग की प्रॉब्लम खूब होने लगी बॉडी में सीवियर क्या बोल एकदम बॉडी में शिवरिंग होने लगी, फ़ियर ऑफ डेथ होने लगा। और उनके साथ में क्यों ऐसा हुआ?
और उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सारी चीज़ें जो थी, अब बीच में हमारी बातचीत नहीं हुई, लेकिन अब जनरलाइज़ मैंने कर लिया, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? फिर मैंने ये जनरलाइज़ कर लिया उसके बाद कि अगर उन्होंने ऐसा कर लिया है, तो यार कहीं न कहीं मैं भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में हूँ, तो कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना होने लगे। वो सिम्पटम्स मेरे साथ में इतने ज़्यादा हो गए कि मेरे माइंड में ही वो चीज़ें दिन भर चलने लगी। बाकी मैंने उनका फ्यूनरल वगैरह सारा प्रॉपरली उनके अटेंड किया, लेकिन मैं तब समझ रहा था कि मैं तो अब इसके बाद मैं फिर घर से 1-2 दिन के बाद निकलना मेरे लिए बहुत डरावना हो गया। अपना काम कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया। मैं एक चेयर पे बैठ पाऊँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात थी। मैं लेट नहीं पा रहा हूँ, नींद नहीं आ रही है, बाकी सारे सिम्पटम्स तो सर आपको मैंने ऑलरेडी बताया ही है कि जो एंग्ज़ायटी में हो सकता है, एंग्ज़ायटी बहुत हाई लेवल पे चला गया। इवन मैं तो अपने काम में भी ध्यान नहीं दे पाया, अपने फैमिली के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाया सर। आपने बोला कि जो भी इंसिडेंट आपकी लाइफ में रहा, कोई आपके जानने वाले थे, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो उसकी वजह से आपके मन ने चीज़ को अपने ऊपर जनरलाइज़ कर लिया कि ऐसा मैं ना करूँ, राइट? जी, उस टाइम पे जब आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, इस प्रॉब्लम में थे, तो और कौन-कौन सी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ा? जैसे एक छोटा फ़ियर होता है, जब छोटा फ़ियर आता है हमारे अंदर, जब हम कुछ जनरलाइज़ कर लेते हैं, वैसे काफ़ी लंबे टाइम टाइम से प्रॉब्लम रहती रहती है पर्सन को, लेकिन कोई जी। स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से या कोई सिचुएशन घटने की वजह से आप एक सिचुएशन में आने के बाद इस प्रॉब्लम को जब फेस करना स्टार्ट कर देते हो, वो चीज़ आपके पैनिक अटैक में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर मैं जी आपसे सर। ये पूछूँ कि पैनिक अटैक्स आपको आए तो कितने बार आए और पैनिक अटैक में क्या फ़ील होता है आपके अंदर? इसके बारे में आप बताइए। सर पैनिक अटैक तो आप कहें कि स्टार्ट जब हुआ तो उसके बाद 15-20 दिन तो मुझे समझ में नहीं आया कि पैनिक अटैक है कि मैं ऐसी जगह पे हूँ कि जहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हर छोटी-छोटी बातों के लिए मेरा जो बॉडी है वो एकदम से कोई काम करने के लिए रहता नहीं था, मतलब कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती थी। और जब पैनिक अटैक आता था तो कोई भी छोटी बात थी, जैसे नॉर्मल केस में हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उस समय ऐसा होता था कि छोटी-छोटी बातों पे अगर मालूम पड़ गया कि मेरे बेबी को फीवर हो गया है, या मैं रास्ते से जा रहा हूँ और मैंने सोच लिया कि यार मैं बाइक चला रहा हूँ या कार चला रहा हूँ, तो कहीं मेरे हाथ से ब्रेक मैं ना लगा पाऊँ या किसी को मेरे गाड़ी से कोई डिच हो जाए, तो क्या होगा? तो वो मेरे लिए इतना बड़ा पैनिक हो जाता था कि मैं गाड़ी को साइड में रोक देता था, या मैं जहाँ बैठा हूँ वहीं बैठा रह जाता था, और मेरी बिल्कुल इतनी बुरी हालत हो जाती थी पूरा बॉडी में। पहले तो फीवर टाइप एकदम बॉडी गरम हो जाता था, उसके बाद में एकदम फ़ियर ऑफ डेथ होता था, और काफ़ी भयानक, मतलब मैं सर बता नहीं सकता कि वो कितना बुरा फ़ील होता है उस टाइम पे। ऐसा लगता है कि अभी हमारे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, अभी हमारी साँस चोक हो जाएगी, और हमको कोई हेल्प नहीं करने आ पाएगा, हम यहीं पड़े रह जाएँगे। इस तरीके के विचार आते हैं सर। और काफ़ी, मतलब मैं तो आज बता पा रहा हूँ, वो उस समय तो याद भी नहीं रहता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, इतना फ़ियर होता है सर। राइट, राइट। अम, जी। राइट। तो जैसे आपने बताया पैनिक अटैक्स आते थे आपको या कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको बाहर जाना पड़ रहा है, आपने किस सिचुएशन को अवॉइड किया या फिर आपको ऐसा लगा कि मैं ऑफ़िस में जाऊँगा या मैं कहीं बाहर पार्टी में जा रहा हूँ या कहीं पे मुझे अकेले जाना पड़े। कई बार लोग ऐसा करते हैं सिचुएशन को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपकी लाइफ़ में कभी ऐसा हुआ कि आपने सिचुएशन को अवॉइड किया चीज़ों को ये मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे कुछ हो जाएगा। कोई इंसान अपने अंदर ही माइंड उसका चीज़ को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है कि मुझे कुछ हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एक्सेप्ट करना। क्या आपने कभी चीज़ को एक्सेप्ट किया उस टाइम पे? बताइए। काफ़ी सारी चीज़ों को सर, मैं पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाता था, मैं अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, मैं अपने ऑफ़िस नहीं आया। मैंने तो ये तक सोच लिया कि अब काम करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कर नहीं पाऊँगा। ये सारी चीज़ें सर हुई है, कम से कम महीना, डेढ़ महीना ये सारी चीज़ें मैंने किया है। मैं डॉक्टर के पास जाना था, तो मैं अपने फ़ादर को, जबकि वो मेरे आज रिटायर हो चुके हैं, उनको मैं लेके गया, इतना मेरे अंदर फ़ियर था। वो मेरे साथ में थे, और हमेशा कहीं भी जाना रहे तो मैं ट्राई करता था कि अब कंपल्सरी है तो ही जाऊँ, और अगर जाना भी पड़े तो कोई ना कोई साथ में हो, जो मेरे को ले चले, या कहीं मेरे साथ कम से कम एटलीस्ट रहे। राइट, राइट। कई बार ऐसा होता है जी, कि हम सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, ये एस्केप करते हैं जानबूझकर क्योंकि हमें लगता है कि कहीं कहीं कुछ हम कर ना लें, हमारे कुछ हो ना जाए। और दूसरी बात ये होती है कि जब हमको एंग्ज़ायटी होती है या हमारी बॉडी में सिम्पटम्स आते हैं, कई कई लोग रीएश्योरेंस लेते रहते हैं लोगों से पूछ के कि क्या तुमको भी ऐसा हुआ है? या तुम्हारे साथ भी ये प्रॉब्लम है? जो रीएश्योरेंस लेना हो गया या एक तरह की चीज़ को अवॉइड करना हो गया, तो क्या रीएश्योरेंस भी आप लेते थे लोगों से कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, क्या आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है? ताकि मेरा माइंड एक तरीके से थोड़ा सैटिस्फाइड फ़ील करे कि आपको भी प्रॉब्लम, मुझे भी प्रॉब्लम है।
तो थोड़ा मन थोड़ा हल्का हो जाता है इस टाइम पे। तो ऐसे कभी रिएक्शन दिया जी, कि लोगों जी। से फ़ोन करके, कि लोगों से पूछ-पाछ अ, करके? सर बिल्कुल मैंने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में कॉन्टैक्ट किया, मैंने उनको बताया, मेरे बड़े भाई साहब हैं उनको मैंने बताया, मेरे और भी जान-पहचान के लोग हैं, मैंने उनसे ट्राई किया ये सारी चीज़ें करने की, लेकिन जब उनको एक उस चीज़ का कभी एक्सपीरियंस ही नहीं आया, तो वो मेरी मतलब मेरे साथ में मैं उनके साथ में उनके डिस्कशन करने के बाद में तो सब नॉर्मल है, होता है, 1-2 दिन में सब खत्म हो जाएगा, इस तरीके से बोलते थे। तो वो अ, अंदर तक वो बात नहीं पहुँचती थी और लगता था कि नहीं ये तो अभी मेरी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, इनसे बातचीत करने में भी कोई फ़ायदा नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। लोग ये पॉइंट हमको कहते थे। अब फिर राइट, लेकिन मैंने इतना हाँ, जी सर। राइट, राइट। अपनी फैमिली में जब मैंने जब देखिए ये हम चीज़ बताई हाँ, हाँ, ओके, बोलिए, बोलिए प्लीज़। हाँ। मैंने अपनी फैमिली में जब ये बात बताई तो मेरे फादर उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं हम लोग कुछ प्रोफ़ेशनल हेल्प लेते हैं। तो फिर मैं हुँ, प्रोफ़ेशनल हेल्प लेने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास में गया था। साइकियाट्रिस्ट के पास में गया था। उनसे मैंने बातचीत किया। उन्होंने एंग्ज़ायटी लिख के और कुछ मेडिसिन रेफ़र कर दिया और मैं स्टार्ट में मैंने मेडिसिन भी लिया है सर, कम से कम 4 से 5 महीने मैंने मेडिसिन खाई और मैं प्रॉपर फ़ॉलो-अप पे जाता था। मैं इतना मतलब डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई थी क्योंकि मुझे लगता था कि वहाँ जाने के बाद मैं ठीक हो जाऊँगा। इसलिए मैं उनका हुँ। अपॉइंटमेंट अगर 10 दिन बाद 2 बजे है तो मैं 10 दिन बाद 2 बजे का इंतज़ार करता था कि वो कब होगा वो टाइम। ये सिचुएशन थी सर। मेडिसिन मेडिसिन लेने के टाइम पे भी आपके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे कि आप चीज़ों को फेस कर रहे हैं रादर देन कि आप चीज़ों से बचने की बजाय फेस कर रहे थे चीज़ों को आप, या तब भी आप बच ही रहे थे, अवॉइड कर रहे थे प्लेसेस को, सिचुएशंस को, उस टाइम पे भी ऐसा हो रहा था आपके साथ? अब सर ये हमारे यहाँ की मेडिकल सिस्टम का मैं मतलब बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन सर मैं एक चीज़ बताऊँ कि सिर्फ़ मेडिसिन लिखने के बाद में उन्होंने उनके हिसाब से उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस दिया, लेकिन वो गाइडेंस हमारे पास तक नहीं पहुँचता है बिकॉज़ वो हमारे साथ एक प्रॉपर जो बोल सकते हैं कि समझाने वाली जो बातें होती हैं, वो नहीं करते। हमको एक मेडिसिन लिख देते हैं, आपको एंग्ज़ायटी हुई है, धीरे-धीरे आप ठीक हो जाओगे, लेते रहो और मेडिसिन खाने के बाद में मैं अगर कहूँ अपने आप को तो हम लोग सोचने समझने में थोड़ा-सा स्लो हो जाते हैं, लाइक थोड़ा-सा ज़ॉम्बी टाइप सर फीलिंग हो जाती है कि कुछ फ़ील नहीं हो रहा है, ठीक है, खा लिया है, अब जैसे फ़ियर नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा या कि फिर बॉडी में शिवरिंग नहीं हो रही है या बॉडी टेम्परेचर अप डाउन नहीं हो रहा है, बीपी नहीं बढ़ रहा है। लेकिन और बाकी सारी चीज़ें भी सर स्लो हो जाती हैं। हम अपनी फैमिली को उतने इंटरेस्ट के साथ में बातचीत नहीं करते हैं या सारे लोगों के साथ में हम लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाता है सर। तो मेडिसिन का तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत किसी को फ़ायदा हो सकता है, मुझे भी थोड़ा बहुत हुआ होगा। मतलब उस टाइम की फ़ियर जो है बहुत ज़्यादा जो थी, थोड़ा बहुत कम हुई होगी लेकिन चीज़ों को अवॉइड करना, बाहर जाना, ये सारा कॉन्फिडेंस नहीं आया मुझे सर। और आखिरी तक नहीं आया। इवन मैंने आखिरी में जब उन्होंने मुझे कंक्लूड किया कि आपने आपकी मेडिसिन कोर्स खत्म हो चुकी है और आप अभी ठीक हो, उनके हिसाब से उन्होंने कह दिया। लेकिन मैं अंदर से सर जानता था कि वो प्रॉब्लम तो अभी भी मेरे गई नहीं है क्योंकि मैं चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहा हूँ, लोगों से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा हूँ। आज मैं आपके सामने बैठ के बोल रहा हूँ सर। मैं अपने किसी के साथ मेरे काम के लिए रिलेटेड जो मैं डिस्कशन करता था मेरे कलीग्स के साथ में या मेरे फ्रेंड्स के साथ में, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बात नहीं कर पाता था सर, इतना फ़ियर था मेरे मुझे। राइट। जैसे भी हमने डिस्कस जी। किया कि हम सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, ऐसा मन में आता है कि हमें कुछ हो ना जाए या मैं अकेले जाऊँगा, तो लोग अक्सर किसी पर्सन को साथ में लेके जाते हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि मैं किसी को लेके जाता था साथ में, कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ में, लोगों के साथ में भी ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि कुछ हो जाएगा, किसी को ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक ना आ जाएगा। तो एक चीज़ समझने हुँ, वाली हुँ, बात हुँ। है, जैसे बात करते हैं डिसेप्टिव ब्रेन की बात करते हैं, जो हमारा ब्रेन है, जो एक तरह से ऑटोमैटिक पैटर्न पे वर्क कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैटर्न बोलते हैं। और जो डिफ़ॉल्ट पैटर्न जी। आपका बना है, वो काफ़ी लंबे टाइम से आप चीज़ को रिपीट करते हुए आ रहे थे। दैट मीन व्हाटएवर यू रिपीट इट बिकम्स योर हैबिट। तो ये जो आपका जो डिसेप्टिव ब्रेन है, जहाँ पर आपका मन ऑटोमैटिक चीज़ को एक तरह जनरलाइज़ कर रहा है कि कुछ हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि एक चीज़ समझने वाली बात है, एक होता है हमारा इमोशन, एक होता है हमारा इमोशनल रिएक्शंस होती है हमारे इमोशनल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर सिम्पटम्स आते हैं, हम उसकी बात करते हैं। जैसे कि मन में कोई थॉट आया हमारे अंदर, जैसे आपके मन ने पहले को प्रीऑक्यूपाइड कर लिया कि मुझे कुछ हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर सिम्पटम्स आ रहे हैं, जैसे आपकी ब्रीथ शॉर्ट हो गई, राइट? या आपके चेस्ट में पेन हुँ, हुआ। हुँ। तो मन ने ये एक तरीके से वो अज़्यूम किया कि मुझे कुछ हो जाएगा। तो वहाँ पर हम उस सिचुएशन से एक तरीके से जहाँ पर हमको उसको फेस करना चाहिए स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक तरीके से पीछे से हमारा हैबिचुअल पैटर्न बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं एस्केप करना। तो उससे होता है क्या है कि चीज़ों से हम बच तो बस
बचना चाहते हैं तो हल्के बचने से हम थोड़ी देर के लिए रिलीफ या रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन हम उसी ऑटोमेटिक मोड पे चलते रहते हैं, क्योंकि वो जो हमको टेम्परेरी जो रिलीफ दे रहा है कि तुम बच रहे हैं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वही सिग्नल आपका जो टेम्परेरी आपको रिलीफ दे रहा है, वो एक तरीके का आपके ब्रेन में जाकर के फिर से एक इंप्रेशन छोड़ रहा है कि नेक्स्ट सिचुएशन जब आएगी तो आपका फियर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू योर प्रीवियस सिचुएशन, राइट? तो ये अक्सर कई लोगों के यस, साथ में भी होता होता है। आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा कि आप कई बार अपने सिचुएशन को जब अवॉइड किया होगा, तो जब नेक्स्ट सिचुएशन जब आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि आपको जाना है तो जाना ही है उसके बाद, तो अवॉइड करना जी, आपके जी, लिए जी। बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा कि नहीं, मेरे को अब तो फेस करना ही करना है। तो वहाँ पर आपकी एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा पीक पे चली जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो सर, एक बिल्कुल। चीज़ है, अक्सर लोग चीज़ को एस्केप करते हैं, तो एस्केप ना करने की बजाय अगर आप छोटे-छोटे स्टेप चीज़ को फेस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो आपका जो कंपल्सरी पैटर्न बन जाता है ना, कि कई लोग जैसे कई लोग क्या करते हैं, जब स्ट्रेस में होते हैं तो चीज़ को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। राइट? जैसा हम कभी स्ट्रेस में यस, हैं या ओसिडी का पैटर्न जैसे रिपीट होता है किसी पर्सन के अंदर कि आपके अंदर कोई फ़ियर आया या आपके अंदर इमोशनल सेंसेशन आए, इमोशन की बात नहीं कर रहे हैं। ये इमोशन जो होते हैं वो रियल इवेंट से साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे किसी की डेथ हो गई और डेथ की वजह से किसी पर्सन के अंदर सैडनेस आ रही है, तो एक तरीके का वो एक नॉर्मल इमोशन है जो सब लोग फ़ील कर रहे हैं। लेकिन जो इमोशनल यस, सेंसेशन है कि पर्सन की डेथ होने की वजह से आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ जा रही है, हार्ट बीट बढ़ जा रही है, तो एक तरह का इमोशनल सेंसेशन है जो केवल एक तरह का नेगेटिव फ़ियर है और जो आपको एक तरीके से क्या करता है, पुश कर रहा है कि आप एक्ट करो। तो एक्ट में हम क्या करते हैं, वहाँ पर सिचुएशन को फेस ना करने की बजाय हम उसको एक तरीके से अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ब्रेन उसको एक तरीके से क्या कर रहा है, थ्रेट पर्सीव कर रहा है, तो वो हमारा कंपल्सरी मोड बन जाता है। या हमारा मेंटल कंपल्सन बन जाता है, कभी-कभी फिजिकल कंपल्सन बन जाता है कि एक चीज़ को हम बार-बार रिपीट करते रहते हैं। तो अल्टीमेटली एक पर्सन की जाके वो हैबिचुअल हैबिट बन जाती है, हैबिचुअल पैटर्न बन जाता है, क्योंकि ताकि वो नेक्स्ट सिचुएशन को एक तरीके से फेस नहीं कर पाता है, ताकि उसके अंदर और भी उसकी एंग्ज़ायटी पीक पे चली जाती है। तो यहाँ पर हर किसी पर्सन को इसके पीछे की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो उस टाइम पे जब आपके साथ ये सिचुएशन घटी या जी। आपके बॉडी में कई सारे सिम्पटम्स आए, तो सिम्पटम्स के बारे में एक बार बताएँगे, आपके सिम्पटम्स कौन-कौन से थे और किन सिम्पटम्स ने आपको ज़्यादा परेशान किया और कौन से ऐसे थॉट्स थे जिसकी वजह से आप ज़्यादा डिस्टर्ब रहे और डिप्रेशन उसके बाद जो आपको आया, इनसोम्निया आया, तो उसके बाद जो आप आगे बढ़ते गए इस प्रोसेस से और कौन-कौन सी चीज़ों की वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत हुई, उसके बारे में डिस्कस कीजिए? जी, जी। तो सर शुरुआत में सबसे पहला तो सिम्पटम सर ऑफ बैलेंसिंग का हुआ और उसमें से सर फ़ियर स्टार्ट हो गया और फ़ियर बाहर निकलने में, बाहर चलने में या कोई काम करने में भी सबसे पहले एक थॉट आता था कि यार ये चीज़ कर रहा हूँ मैं, इसमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रिस्क इन्वॉल्व है या नहीं भी इन्वॉल्व है तो ऑटोमैटिकली उसमें फ़ियर आता था। फिर जब ऑफ बैलेंसिंग शुरू हुई उसके बाद में बैक ऑफ द माइंड में थॉट्स भी चल रहे थे। जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड ने ऐसा कर लिया था, तो वो थॉट मुझे काफ़ी आता था कि कहीं मुझे ये पता था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, कोई रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में बार-बार वो थॉट आता था कहीं मैं सुसाइड ना कर लूँ, कहीं मैं सुसाइड ना कर लूँ, सुसाइड कर लूँगा तो कहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद मेरा माइंड मुझे बैक करता था कि नहीं यार ऐसा तुम करोगे क्यों? पर वो सडन वो सिचुएशन हुई थी उसकी वज़ह से एक वो प्रॉब्लम हुई। फिर धीरे-धीरे अगर कहीं पेन हो रहा है जैसे बॉडी में अगर थोड़ा-सा कुछ भी फीलिंग हो रहा है तो कई बार उसको हार्ट अटैक से जोड़ देना कि यार कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है या मैं एक काम करूँ कहीं मैं चेकअप करवा लेता हूँ, मेरा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ है। फिर अगर सर में दर्द हो रहा है या कहीं कहीं पेन हो रहा है तो कहीं ब्रेन हैमरेज मतलब सर वो सिचुएशन में ऐसा आ गया था कि अल्टीमेट लेवल पे ही चीज़ें चली जाती थी। पहले कहीं हाथ में पेन हो रहा है तो हम सोचते थे चलो कहीं चोट लग गई होगी। लेकिन अब हाथ में अगर कोई चोट लगी है तो लग रहा है कि सर कहीं इसमें से इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना हो गई हो कि कहीं हाथ ही काटना पड़े या ऐसे मतलब सर एकदम अजीब टाइप के विचार आते थे उस टाइम पे। एक ये सिनेरियो शुरू हुआ और उसके बाद सेकंड सिनेरियो अब सर जब ये सारी चीजें होती हैं तो कोई भी बंदा जो उसमें फंसा हुआ होता है वो चीजों को सोचता है कि कैसे भी यहाँ से निकला जाए। तो सबसे पहला उसको क्या मिलता है सर मोबाइल, जहाँ पे वो सर्च करता है या यूट्यूब सर्च करता है। और वहाँ पे सर एक से एक लोग बैठे हैं जो अपने हिसाब से सारी जानकारियाँ डाल रहे हैं, जो कभी उसके अंदर गया भी नहीं, वो भी अपना ज्ञान सर वहाँ पे दे रहा है। अब उसमें से चीज़ें देखो तो सर कहीं ओसीडी का कहीं चैप्टर चल रहा है, तो कहीं किसी के साथ एंग्ज़ायटी का चैप्टर चल रहा है, किसी का डिप्रेशन का चैप्टर चल रहा है। तो हम सर जब चीज़ों के बारे में जानते हैं उस फ़ेज़ में, तो हम भी उसके तरफ ही खींचे चले जाते हैं। हम कई बार ओसीडी के बारे में हमने सुन लिया, तो हमारे माइंड में आ जाता है कहीं यार मेरे को ओसीडी तो नहीं है। अच्छा मैंने गाड़ी लॉक किया कि नहीं किया? फिर वो दिमाग में 2-4 बार वो चीज़ें आएगी, तो हमको ऐसा लगता है कि मैं ओसीडी में चला गया क्या यार? उसके बाद में वो उस फ़ेज़ से जब थोड़ा बहुत
चीजें थोड़ी आगे निकलती है, तो फिर हम लोग एंजाइटी के फेस नहीं डिप्रेशन में कि मुझे यार बहुत बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा क्यों नहीं फील हो रहा है, मुझे कोई चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, और कहीं मैं डिप्रेशन में तो नहीं हूँ। डिप्रेशन में जाने के बाद में फिर अल्टीमेट पे चले जाएंगे कि कहीं ना कहीं मैं सुसाइडल थॉट की तरफ भी फिर दिमाग चला जाता है। तो ये तो सर हो गया हमारे बॉडी में कि क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। तो एक तो सर सबसे ज्यादा मुझे परेशान किया थॉट्स ने, जो कि सुसाइडल थे, और कहीं में मेडिकली मेरा कहीं ब्रेन हैमरेज ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए, एक ये प्रॉब्लम सर। दूसरा, ऑफ बैलेंसिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहा। फिर जब ये धीरे धीरे चीजें चली तो आफ्टर मैं बोलूँ सर 1-2 हफ्ते के बाद में इंसोम्निया का प्रॉब्लम होने लगा, नींद रात भर नहीं आ रही है क्योंकि बिल्कुल बेचैनी है, बैठ ही नहीं पा रहे हैं सर कहीं चेयर पे, कहीं 2 मिनट भी किसी से बात करना तो बहुत बड़ा पहाड़ हो गया। कोई हाय हेलो भी कर रहा है तो ऐसा लगता था कि हम यहाँ से निकल जाए, कोई हमसे कुछ बोले ना, क्योंकि हमें जवाब देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और क्या पता मैं उनसे कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दूं। एक ये भी सर बहुत बड़ा थॉट माइंड में घूमता रहा कि कोई अगर मुझे कुछ बोलता है तो मेरा दिमाग अगर एक तो सर पागल ना हो जाऊं वाला भी थॉट कई बार माइंड में आता है, जो सबसे बड़ा है कि कहीं मेरा मैं पागल ना हो जाऊं, मेरे साथ में जो ये हो रहा है इसमें अगर धीरे धीरे मैं कहीं इंसेनिटी की तरफ नहीं जा रहा, चला जा रहा हूं, तो अगर कोई मुझसे हाय हेलो करता है तो मैं कहीं उसको उल्टा जवाब ना दे दूं। फिर ओसीडी वाले पैटर्न में मैंने कहा सर कि कहीं फिर लगता है कि चीजें कुछ रखी हुई हैं घर में जो कि नॉर्मल डेली यूज के लिए आ रही हैं, तो कहीं हम उससे कहीं अपने फैमिली मेंबर्स को हार्म ना कर दे, तो हार्म थॉट्स आने चालू हो गए सर। तो ये एक फेज में आता है, और ये हर दिन सर कहीं ना कहीं हर दिन या 2 दिन या 4 दिन में ना ये हमको परेशान कर, मुझे पर्सनली परेशान करता था, फिर कोई और दूसरे फेज में चला जाता था। इवन मैं पूजा पाठ करता हूँ भगवान के, सुबह शाम दोनों टाइम थोड़ा बहुत जो भी है, 2 मिनट 10 मिनट सर, और मैं नॉर्मली हमेशा से ऐसे ही मॉर्निंग में पूजा पाठ करता था। लेकिन एंजाइटी के पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, और उसके बाद लेकिन कभी कभी बुरे ख्याल भी आने शुरू हो जाए कि कहीं मैं गलत ना सोचने लगूं किसी भगवान के बारे में, कुछ किसी के बारे में। तो मैंने थोड़े दिन तक पूजा भी अवॉइड कर दिया कि नहीं मैं बैठूंगा ही नहीं, तो थॉट क्यों आएंगे। पर जब हम उसको अवॉइड कर देते हैं और उसके बाद में कभी हमारा वहां से गुजरना होता है, तो वो थॉट एकदम बहुत ही जोर से हमको हिट करता है, और पूरा का पूरा सर, मतलब आप ये कहें कि अगर कोई कोई दिन तो ऐसा होता था कि हम अपने अकेले में ही दिन भर बैठे बैठे 8-10 घंटे निकाल देते थे, खुद के अंदर ही अंदर पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा वेट लॉस तो नहीं हुआ था, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम था सर। तो ये सबसे मेजर इश्यूज थे सर, ये एंजाइटी के। एक डिजीनेस का प्रॉब्लम था आपके आपके साथ, चक्कर डिजीनेस चक्कर जैसा डिजीनेस फील हाँ। करना। अब यस यस यस, रात को तो इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो गया, फिर जो डिजीनेस होता था वो अलग, ऑफ बैलेंसिंग के साथ साथ डिजीनेस होने लगा। हम्म, तो हम्म, जैसे ही कहीं घर के बाहर पैर रखो या कि फिर घर में भी खड़े हो, तो ऐसा लगता था कि एक बार खड़े होने के बाद ही कहीं पूरा घूम रहा है, और मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाता था, फिर ऐसा लगता था कि चलो सपोर्ट लेके, तो मैं दीवार पकड़ के कई बार मुझे चलना पड़ा सर। राइट राइट। तो यहाँ पर एक चीज ऐड जी करना चाहेंगे, जैसे आपने बोला कि थॉट चेंज होते गए, कभी आप रिचुअल्स कर रहे हैं तो आपको थॉट आया गॉड के बारे में, कहीं मैं कुछ गलत ना सोचूं, जी या जी। फैमिली मेंबर के बारे में कुछ कहीं हार्म ना कर दूं। तो ऐसी सिचुएशन हम्म। में ज्यादातर फिर से हम वही काम करते हैं, हम सिचुएशन को हम अवॉइड करते हैं। यानी कि अगर कहीं पर आपको जी। लगा कि कोई नाइफ रखा है कि कहीं उससे मैं हार्म ना कर दूं अपने आप को या फैमिली को, तो आप उससे अवॉइड करना स्टार्ट हम्म। करते हो। जब से अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि आप जिस सिचुएशन को अवॉइड करते हो, यहाँ भी आप सेम अवॉइड कर रहे हो या बच रहे हो। तो बचना या एस्केप करना जितना आप करोगे वो एक तरीका आपका टेम्पररी रिलीफ है। तो यहाँ पर क्या है, जो टेम्पररी जी रिलीफ में सर। आप जो चीज़ पे एक्ट कर रहे हो कुछ टाइम के लिए, एक्ट करने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो इमोशनल सेंसेशन आए, जो आपके कंट्रोल से बाहर, जिसको हम कंपल्सिव थिंकिंग बोलते हैं या कंपल्सिव पैटर्न जी बोलते हैं, सर। उस पर आपने जो एक्ट किया, तो जब फियर आपके अंदर आता है तो वो आपसे एक्ट करा रहा है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कर दोगे। तो उस पर आप जो एक्शन लेते यस हो, जो यस चीज़ की यस। सिचुएशन को आप अवॉइड करते हो, तो उससे आपको एक टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है, जो आपका एक हैबिचुअल पैटर्न बन रहा है पीछे से, राइट? जी तो सर। सबसे जी बड़ी चीज़ होती है हम उस हैबिचुअल पैटर्न को ब्रेक ही करना पड़ेगा। जब भी आप कोई थेरेपी लेते हो, जब भी आप कोई लर्निंग करते हो, जैसे आपने आज जो सीखा, तो आपने ये भी सीखा कि सिचुएशन को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं उसको अवॉइड क्यों कर रहा हूँ? ताकि आप देख जी आपको थोड़ा टेम्पररी रिलीफ मिल रहा है। लेकिन टेम्पररी रिलीफ कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है आपके अंदर का, राइट? अब भागना एक जी जी कमरे में जी अपने को बिल्कुल। कैद कर लेना, बंद कर लेना, और उसकी वजह से आपके अंदर थॉट ज़्यादा आएँगे। तो यहाँ पर हमको इसके पीछे की एक न्यूरो साइंस को, एक साइंस को, ब्रेन के मैकेनिज़्म को, कि जो किस तरीके से वो परसीव कर रहा है, क्योंकि सबसे चीज़ समझने वाली बात क्या है कि आपके अंदर जब तक आप माइंडफुल नहीं हो, तब तक आप चीज़ों को सही वे में परसीव नहीं कर सकते। अगर आप
परसीव कर अच्छा। सकते हैं, तो वहाँ पर आपको माइंडफुलनेस का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ अपने ऑटोमैटिक या ऑटो पायलट मोड पे आप बार-बार आपका माइंड जो रन कर रहा है, वही आपको एक तरीके से एक्शन लेने पे मजबूर कर रहा है, वो आपका एक कंपल्सिव थॉट बन जाता है, एक ओसीडी का पैटर्न बन जाता है, जो कि एक सिंपल नेमिंग है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये चीज़ हमको समझना बहुत हुँ, ज़रूरी हुँ, है। हुँ। ठीक है? तो इसके जी सर। बाद जैसे आपने बोला कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती गई, एक बार आपने ये भी बताया था कि मैं जब कार ड्राइव कर रहा था, तो मुझे ऐसे थॉट आ रहे थे कि कहीं पीछे से कोई कार को हिट ना कर दे, राइट? ये पीछे से कोई मेरी जी, कार को हिट राइट, ना कर राइट दे, सर। कहीं मैं हिट ना कर दूँ कार को, या इस तरह के थॉट आपको डिस्टर्ब कर रहे थे। तो सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि यार चलो जी। मैं कार को अवॉइड करता हूँ चलाना, बट मैंने आपको बोला था कि आप कार चलाएँ, क्योंकि आप लॉजिकली सोचिए ना, क्योंकि जब एंग्ज़ायटी में होते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तो वर्क नहीं कर रहा है, राइट? जिसे हम बोलते हैं जी सर। ऑर्बिटो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तो वहाँ पर जब जब वो जब न्यूरॉन्स की फायरिंग जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर नहीं हो रही है। गलत जगह पे अगर आपके अंदर न्यूरॉन्स फायर करेंगे तो आपको आपका जो परसेप्शन तो एक एक तरीके से नेगेटिव है चीज़ को लेकर के, वे मैं ऐसा ना कर दूँ। तो वहाँ पर हुँ, आपको हुँ। लॉजिकल सोचना पड़ेगा। तो वो भी सिचुएशन बिल्कुल आपकी सर। लाइफ में घटी, आप जब कार कार ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कोई पीछे से हिट तो नहीं कर देगा। तो ये थॉट भी आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर देता है, राइट? इसके बारे में थोड़ा बताइए? जी, 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने तो काफ़ी दिन के लिए कार ड्राइविंग भी अवॉइड कर दिया था और इनिशियल मैंने बताया ना सर कि आपसे जब मिले तो काफ़ी समय हो चुका था मुझे एंग्ज़ायटी में, एटलीस्ट मैं 8 से 10 महीने तक तो मैंने मेडिसिन और ये सारी चीज़ों में ही गुज़ार दिए। तो तब तक सर कोई गाइडेंस प्रॉपर मिला ही नहीं, तो हम तो वही पैटर्न में जाएँगे जहाँ पैटर्न हमारे दिमाग में हिट कर रहा है और ज़रूर ये सोचते थे कई बार कि जब भी थोड़ा बहुत अच्छा सोचते थे, कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। पर कोई गाइडेंस नहीं होने से तो हमको ऐसा लगता था कि लाइफ में अब ये ऐसे ही चलना पड़ेगा, इधर हम ख बेकार हो गए और कभी गाड़ी नहीं चला पाएँगे, कहीं-कहीं थॉट आ रहा है तो हम ये नहीं कर पाएँगे, यानी सारी चीज़ों से कट ऑफ हो गया है। लाइफ में अपने जो पसंद की चीज़ें हैं, कहीं किसी के साथ जाना, घूमना, ये सारी चीज़ों में मज़ा ही नहीं आ रहा है। लाइफ एकदम स्पॉइल हो गई और जहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम ही क्रिएट हो रहा है। नेगेटिव ही वहाँ पे दिख रहा है, कोई पॉजिटिव दिख नहीं रहा था। ये सिचुएशन थी सर लाइफ में, बहुत बुरी। राइट। तो कभी आपको जी। डिप्रेशन आया, जैसे आपने बोला कि आपको इंसोम्निया था, तो इंसोम्निया आपको कितने मंथ तक आपको आपकी नींद डिस्टर्ब रही, आपको स्लीप प्रॉपर नहीं आई और उसकी वजह से आपका जो मूड है वो भी अपसेट रहता है एक पर्सन का, आपके फेस पर तनाव रहता है, खिंचाव-सा रहता है, आप चीज़ों को एन्जॉय नहीं कर पाते हो, आप आइसोलेट रहने का मन करता है, किसी से बात करने का ऑटोमेटिक मन नहीं करता है। तो ऐसे फेज़ में आप कितने लंबे टाइम तक रहे? सर मैं अगर नॉर्मली कहूँ तो कम से कम नहीं तो मैंने 14-15 महीने सर इंसोम्निया को फेस किया हुआ है। और मैं मेडिसिन भी जब खाया मैंने तो उसमें भी मुझे कोई नींद नहीं आती थी। हाँ, उसका असर है तो थोड़ा-सा वो चीज़ें वर्कआउट हो जाती थी कई बार। लेकिन इंसोम्निया सर जब तक आखिरी में एटलीस्ट फ़रवरी 2024 मुझे ऐसा याद है कि जब हमारा सेशन लास्ट-लास्ट में चल रहा था या 2-3 मंथ्स हुए थे, तब मुझे कुछ कंफर्टेबल फ़ील होना शुरू हुआ और उसके बाद मुझे प्रॉपर नींद आना शुरू हुई और मुझे ऐसा फ़ील हुआ इंटरनली कि हाँ यार, अभी तो ठीक है, अभी मुझे नींद आ रही है और जैसे नींद आना शुरू हुई तो चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सर वैसे भी अच्छी स्टार्ट होने लगी, मुझे ऐसा लगता है। जी सर। तो कोई गट का इश्यू भी रहा आपको, कहीं किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है या किसी का गट खराब रहता है, तो गट को लेकर कोई इश्यू था आपको या गट में कुछ प्रॉब्लम थी या नहीं थी इसके बारे में? पेट में तो ऐसा सच कुछ दिक्कत नहीं था, भूख ही नहीं लगती थी, ये कोई प्रॉब्लम था। तो उसके अलावा और तो नहीं था। बाकी सर वेट ठीक है लॉस सब, वेट पेट लॉस में का कोई होना, दिक्कत मूड का डिप्रेस होना, कहीं बात करने का मन नहीं करना, अकेले रहने का मन करना, तो एक माइल्ड डिप्रेशन भी था आपको कह सकते हैं, उसकी वजह से जो चीज़ आपको बिल्कुल, डिस्टर्ब बिल्कुल थी। सर। काफ़ी काफ़ी डिप्रेशन टाइप फ़ील होता था क्योंकि मैं इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि डिप्रेशन से ही स्टार्ट हुआ क्योंकि मैं पहले अपने फैमिली मेंबर्स को अवॉइड करना शुरू किया कि मुझसे ये लोग कुछ बोले ना या खाना खाने को ना कहें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं ये नहीं करूँगा। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो चीज़ें बढ़ने लगी तो अगर कोई मुझे उस टाइम पे कुछ करने के लिए बोलता था, टोकने के लिए बोलता था तो मैं हाइपर थोड़ा बहुत हो जाता था। अब मुझे तो उस टाइम पे पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी मेरे एटीट्यूड के अंदर में, मेरी बातचीत के अंदर में कुछ फ़र्क देखा, तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्या आपको दिक्कत है क्या? आप क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? तुमने तो कभी ऐसा नहीं कहा या कोई चीज़ें ऐसी नहीं हुई। तो मुझे फिर धीरे-धीरे समझ में आ रहा था कि मैं कई बार लोगों के ऊपर चिढ़ जा रहा हूँ या मैं ओवर रिएक्ट कर दे रहा हूँ, फिर मैं अकेला रहना चाह रहा हूँ, मेरे से कोई कुछ बोल रहा है, इमोशनली बहुत डिसबैलेंस हो गया हूँ। छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर में मैं एकदम इंटरनली एकदम मुझे बहुत बुरा फ़ील हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी आँसू निकलना चाहिए, रोना चाहिए, ऐसा होना चाहिए और किसी से बात करने का मन नहीं करना, ये तो सर कम से कम 2-3 महीने चला। मैं उस फ़ेज़ में तो अपने घरवालों से भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करता था।
और बात करना यानी एक टास्क हो जाता था मेरे लिए किसी के साथ में, कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं चुपचाप शांति से बैठा रहता हूँ कोने में, मेरे लिए वो बहुत आरामदायक था। ऐसा-ऐसा। राइट। अब आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन है मेरा आपसे, जैसे आपने बताया कि 2022 से ये आपको ज़्यादा सीवियर होना स्टार्ट हो गया था और काफ़ी लंबे टाइम जी। पहले भी आपने बोला कि ये करीब 11-12 साल पहले भी कुछ कोई भी चीज़ आपको हिट करती थी एंग्ज़ायटी में, तो कुछ ना कुछ पैटर्न हुँ, आपका हुँ। पहले से रहा होगा कि एकदम से कोई पैटर्न आपका हार्ड नहीं होता, तो कहीं न कहीं कंडीशनिंग होती है। वो जो जी। ब्रेन है एक ब्रेन चीज़ों को किस तरीके से पर्सीव कर रहा है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब हम छोटे होते हैं, जैसे एक पर्सन जब छोटा होता है, हम अर्ली एज में होते हैं, तो हमारा ब्रेन डेवलप नहीं हुँ, होता है। हुँ। तो हमारा जो ब्रेन होता है चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को ज़रूरी नहीं कि हम कोई भी चीज़ के लिए कॉन्शियस रहें। तो अनकॉन्शियसली भी यानी कि आपकी लाइफ़ में जब कुछ घटनाएँ घटती हैं, जब कोई इवेंट घटता है तो ब्रेन उसको उस वे में एक पर्सीव करता है और ऑटोमैटिकली वैसा प्रोसेस करता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं किसी जब कोई छोटा बच्चा है तो उसने अगर अपने अर्ली लाइफ़ में 1, 2, 4, 6 इंसिडेंट देख रखे हैं कोई नेगेटिव, तो उसके ब्रेन ने जिस तरह के उस इंसिडेंट को या इवेंट को पर्सीव किया, अब ऑटोमैटिकली उसका ब्रेन उस तरीके से चीज़ों को प्रोसेस करके उसको उसी ऑर्डर में रिस्पॉन्ड करेगा। तो अगर आप 1 बार डरे, जी। 2 बार डरे, 3 बार डरे, तो ये कंडीशन ऐसी आएगी वो चीज़ आपके अंदर कंडीशन होगी ऑटोमैटिकली। तो सेम सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आएगी दोबारा जैसे आपने बोला कि एक फ्रेंड के बाद दूसरे फ्रेंड की जब डेथ हुई तो दोबारा मेरे से और एंग्ज़ायटी मेरी बढ़ गई। तो एक सिचुएशन जब जी घटी सर। उससे सिमिलर जब दूसरी सिचुएशन घटती है, तीसरी घटती है, चौथी घटती है, तो आपका ब्रेन उसी सिमिलर टाइप की सिचुएशन को जो एक के बाद एक नेगेटिव हुई है आपकी लाइफ में, तो उसको सेम ऑर्डर में रिस्पॉन्ड करेगा नेगेटिव। जैसे कब जब कोई डर आएगा आपके अंदर, तो आप उसमें इमोशनल रिएक्ट करोगे रादर देन आप एक तरीके से कॉन्शियस नहीं रहोगे उसके बारे में, राइट? जी, जी, अब आप जी। के बारे में बात करते हैं कि अब आप यहाँ पर आए, ठीक है? आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे और जनरली लोग देख कर ही आते हैं, आप भी यहाँ पर आए। तो आप हुँ, हुँ। मेरा क्वेश्चन आपसे पहले ये है कि सबसे मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि एकदम से किसी को वो बिलीव ही नहीं होता है क्योंकि मेरा ये मानना है, पर्सनल ये मानना है कि हमें अपने अंदर के कॉग्निशन को, अपने परसेप्शन को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और इसी जब हमारे अंदर थॉट्स नेगेटिव आते हैं, तो हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बोलते हैं। क्योंकि आपका जो थॉट है डिस्टॉर्ट हो चुका है, नेगेटिव थॉट कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, इसको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बोलते हैं। तो कॉग्निशन को हम लर्निंग की हेल्प से कितना ज़्यादा सही कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद जो भी आपने चीज़ के बारे में सीखा है, इससे पहले आपने जो भी पहले हिप्नोथेरेपी ली थी हिप्नोथेरेपी का आपके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा जैसा आपने बताया था। या बता सकते हैं उसके बारे में? जी, तो आप लर्निंग को जी सर। कितना ज़्यादा बड़ा रोल मानते हैं? लर्निंग मीन्स आप अपने बारे में लर्न कर रहे हो, अपने ब्रेन के बारे में लर्न कर रहे हो, अपने माइंड के बारे में लर्न कर रहे हो, आप कॉन्शियस थिंकिंग के बारे में लर्न कर रहे हो कि कॉन्शियस थिंकिंग क्योंकि बिना अवेयर रहे, बिना कॉन्शियस थिंकिंग के आप अपने पैटर्न को ब्रेक नहीं कर सकते। The first thing is you need जी, to जी, जी, जी। understand how your brain functions, right? राइट? एंड ये माइंड क्या होता है? और मैं कॉन्शियसली सोच रहा हूँ या मैं अनकॉन्शियसली सोच रहा हूँ या मैं हाफ कॉन्शियस हूँ या मैं कभी अनअवेयर हूँ, कभी मैं अवेयर हूँ, तो इसको सीखना कितना ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके अकॉर्डिंग और जो हिप्नोथेरेपी आपने जो ले रखी है, कोई हिप्नोथेरेपी हर ज़रूरी नहीं कि हर टाइम हिप्नोथेरेपी वर्क करे क्योंकि कहीं न कहीं पैटर्न बड़े हार्ड होते हैं, वो आपको जब आप बहुत ज़्यादा अ, डिफ़ॉल्ट मोड पे होते हो, तो वो चीज़ वर्क नहीं करती है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी। प्लीज़। देखिए सर, जो आपने अभी कहा कि मैं काफ़ी दिनों से मतलब पहले से ही इस पैटर्न में था, तो मैं एक बात ये बताना चाहूँगा सभी को कि चीज़ें सर स्टार्ट कैसे होती है, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसको आगे कैसे बढ़ा के उसको फिनिश किया जाए, ये हाथ में हमारे होता है। पर कहीं न कहीं हमको जब सपोर्ट नहीं मिलता प्रॉपर, तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर में पॉज़िटिवली नहीं आती है और पॉज़िटिवली नहीं आती है, तो हम जिस पैटर्न में सोच रहे हैं, उस पैटर्न में ही सोचते हैं। जैसे कि मैं जब इनिशियली मैं एजुकेशन मेरा चल रहा था, मैं क्वालिफाइड हूँ, प्रोफेशनल हूँ अकाउंट्स में। तो मेरे साथ में जब ये पैटर्न स्टार्ट हुआ, उस टाइम मेरे साथ एक मेरे फ्रेंड एजुकेशन में थे और हम साथ में मिलके स्टडीज़ करते थे। लेकिन अब जब एग्ज़ाम शुरू हुई, तो एग्ज़ाम शुरू होने के बाद में फिर वो अपने विलेज में चले गए और उन्होंने वहाँ पे कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड किया और अपने एजुकेशन में ध्यान दे रहे थे। जब एग्ज़ाम हो रही थी तब उन्होंने ऐसे अपने साथ में मतलब प्रेशर में आके और मैं हमारा फाइनल था सीए का, तो प्रेशर में आके उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। वो मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। अब वो इम्पैक्ट था ज़रूर लेकिन मैं उस समय खुद अपने एजुकेशन के क्या कहते हैं कि इस फ़ेज़ में था कि मेरे पास सोचने का ज़्यादा समय नहीं था। फाइनल एग्ज़ाम्स थे, मैंने एग्ज़ाम दिया, बहुत बुरी सिचुएशन में दिया। मुझे पता था कि मैं उस समय भी सीवियर एंग्ज़ायटी में आ गया था।
बिल्कुल, मैं अपने घर के बाहर पढ़ाई करता था, घर के अंदर बैठ के नहीं पढ़ाई कर पाता था, मेरा ये थॉट प्रोसेस था। लेकिन वो होता है ना सर कि एग्ज़ाम देने के बाद में कुछ खाली समय मिला, फैमिली का सपोर्ट मिला और एज ऐसी थी कि हम खेलने में या कई और इंटरेस्टिंग चीज़ों में लग गए, तो धीरे-धीरे वो सारी चीज़ें वहाँ से धीरे-धीरे चली गई, एक साथ वो भी नहीं गई। पर आने वाले समय में जब ये फिर से दोबारा फ्रेंड के साथ में ऐसा हुआ और जब मैं साइकियाट्रिस्ट के पास में से मेडिसिन ले रहा था, वो फ़ेज़ भी धीरे-धीरे ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद ही आफ्टर 2-3 मंथ्स के बाद ही मेरे एक और जानने-पहचानने वालों का एक्सीडेंट हो गया और वो उसमें उनकी डेथ हो गई। उससे फिर से मेरी एंग्ज़ायटी बहुत हाई हो गई। तो मैंने कहा कि मेडिसिन से तो काम हो नहीं रहा है, मैं कहीं और जाता हूँ। तो फिर मैंने एक अच्छे रिनाउंड हमारे यहाँ डॉक्टर है, उनसे मैंने हिप्नोथेरेपी मुझे पता नहीं था कि हिप्नोथेरेपी कहा जाता है। मैं उनसे मिला कि मुझे लगा कि मेडिसिन के साथ-साथ मुझे कहीं न कहीं एक गाइडेंस लेना चाहिए चीज़ों को समझने के लिए। पर मैं जब वहाँ गया तो मैं ऐसे कहूँगा कि मैं फँस गया एक्चुअली। मुझे उन्होंने प्रॉपर सारी चीज़ें बताई ये वो मतलब उन्होंने कुछ ऐसे जैसे नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं कि स्टार्ट कैसे होता है, हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहीं बताई नहीं। तो मैंने उनसे जो थेरेपी ली, वो थेरेपी बाद में जब आपके मैं क्लासेस में आया, तब मुझे मालूम पड़ा कि वो हिप्नोथेरेपी है। लेट के और कुछ ऐसे सॉन्ग पीछे बजाना और फिर उसके बाद में अपनी बातों को आँखें बंद करके हमारे कुछ बोलना, वो सारी चीज़ें चल रही थी। पर मैं समझ गया कि महीना 15 दिन और 2 महीने मैंने वो सेशन लिया, लेकिन मुझे बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस तरीके से फिर मैंने 4-8 महीने और गुज़ारे, पर आखिरी में मुझे लग रहा था कि नहीं इस तरीके से ज़िंदगी नहीं चल पाएगी, कहीं न कहीं तो हमको कोई न कोई वे आउट करना पड़ेगा। क्योंकि इतना बुरा अपने आप के अंदर ही बैठे-बैठे दिन भर समय गुज़ारना और कोई और काम में ध्यान नहीं देना, मेरी फैमिली है, मेरे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो मुझे आगे कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने वही कहा कि यूट्यूब में हम सर्च करते थे सारा कुछ, तो सडनली मैंने कई 2-4 लोगों से बातचीत किया, ऐसे नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे जब मैंने आपकी वीडियोज़ देखा यूट्यूब के अंदर में कुछ, उसके बाद आपका बताने का तरीका देखा, तो मुझे लगा कि अगर आपके साथ कॉन्टैक्ट हो जाए, तो शायद मैं कुछ उससे अपनी बातें आपको बता सकता हूँ और फिर मैंने आपको वहाँ पे कॉल किया। इस तरीके से मेरा आपके साथ कनेक्शन हुआ और फिर जब धीरे-धीरे चीज़ें हमारे क्लासेस में चालू हुई, तब मुझे समझ में आया कि हम लोगों ने जो 8 महीने या 10 महीने अपने गुज़ारे एंग्ज़ायटी के अंदर में, उसके अंदर में हमने कुछ नहीं सीखा। इसीलिए हम इस फ़ेज़ में अभी भी हैं। और जब फिर आपकी क्लासेस हुई, फिर उसके बाद और भी सारी चीज़ें, तो सर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझ में आया कि हाँ, उसका जी। आंसर क्या है और ऐसे क्यों हो रहा है और जब तो चीज़ें समझ में आई, तो लर्निंग चीज़ें ठीक होने लगी सर। लर्निंग को आप कितना बड़ा रोल मानते हैं? जैसे अभी मैंने बोला कि कॉन्शियस थिंकिंग, कॉन्शियस लर्निंग, मेटाकॉग्निशन जब तक हम अपने बारे में नहीं समझेंगे कि चीज़ें कैसे काम करें, तो ब्रेन ब्रेन का जो काम है वो एक पैटर्न बनाना है। जैसे भी जी, अभी मैंने बोला कि प्रीवियस लाइफ में इंसिडेंट रहे हैं, एक के बाद सिमिलर इंसिडेंट हो रहे हैं, किसी की डेथ हो रही है या नेगेटिव इंसिडेंट हो रहा है, तो आपका ब्रेन ऑटोमैटिक भी चीज़ को एक एक तरीके से पर्सीव कर रहा है और वो जैसे जी पर्सीव सर। कर रहा है वैसा रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। अब जैसे एक के बाद जब दूसरा इंसिडेंट हुआ, तीसरा इंसिडेंट हुआ, तो तीसरे या चौथे इंसिडेंट पे दूसरे इंसिडेंट में भी उसका रिस्पॉन्ड नेगेटिव रहेगा, वो ऑटोमैटिक है। अब उसमें हम कई बार बचते हैं चीज़ों के लिए, तो एक पैटर्न हमारे पीछे से और बन जाता है। सबसे पहली चीज़ होती है कि चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजिकली जी, और लॉजिकली और डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से साइंटिफिकली कि चीज़ें कैसे काम करती है। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारी बॉडी आती है या ऑटोमैटिक जो रिस्पॉन्स जा रहा है हमारा, जिसको हम बोलते हैं हमारा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है चीज़ों पे, कंपल्सिव है हम हुँ, चीज़ों के हुँ। लिए बहुत ज़्यादा। तो कंपल्सिव थिंकिंग से बचना बहुत ज़रूरी है, ऑटोमैटिक या डिफ़ॉल्ट पैटर्न में नहीं जाना है। जितना डिफ़ॉल्ट पैटर्न पे आप रहोगे, क्योंकि जैसे एक पर्सन को ये लग रहा है कि मैं सोच रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है आप नहीं सोच रहे हो, वो आपका डिफ़ॉल्ट पैटर्न है। लेकिन उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी में आ रहा है, उसको आप फ़ियर बोल रहे हैं, इमोशनल सेंसेशन बोल रहे हैं, इसलिए आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो। आपको जी, ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा, जबकि हमको उस पाथ को ब्रेक करना होता है। तो जी आपका सर। जो मेरा तो क्वेश्चन आपसे वो ये है कि आप लर्निंग को कितना बड़ा रोल मानते हैं? कि लर्निंग का होना कितना ज़रूरी है, वो भी कॉन्शियस थिंकिंग पे बिना अवेयरनेस के, बिना थिंकिंग को करेक्ट किए क्योंकि हमको अपनी कॉन्शियस एक्टिविटी को बढ़ाना है, अगर हमको अपनी डिफ़ॉल्ट पैटर्न को ब्रेक करना है तो, जो हमारे अंदर ऑटोमैटिक चल रहा है, इसको बोलते हैं न्यूरल पाथवेज़ या जी, जी। न्यूरल जो हमने अपने अंदर जो एक पैटर्न बना रखा है, जो ऑटोमैटिक है या जो चार्ज हो रहा है बार-बार, जो स्टिमुलेट कर रही हैं चीज़ें, कभी-कभी ट्रिगर पे भी हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इसका कितना बड़ा रोल रहा और कैसे-कैसे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आते गए बात-बात में? जी, जी। सर देखिए लर्निंग ही सबसे इम्पोर्टेंट है। लर्निंग से ही चीज़ें समझ में आती है कि हमारे साथ में हो क्या रहा है और हम जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, उसको हम सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए या
हम क्यों ऐसे बार-बार एक ही पैटर्न में सोच रहे हैं, या क्यों हमारे अंदर में कोई छोटे-मोटे भी न्यूज़ है जो नॉर्मली नॉर्मल पर्सन उसको अवॉइड कर देता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हमको उसका फ़र्क क्यों पड़ रहा है? ये सारी चीज़ें हमको लर्निंग से ही पता चलती है कि हमारी बॉडी में एक ऐसा सिचुएशन आ गया है जहाँ पे हम आइदर फाइट कर सकते हैं, या कि फिर वहाँ से जा सकते हैं, फ्लाइट कर सकते हैं। तो ये सब जब आपने लर्निंग स्टार्ट किया तो क्लास 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, फिर उसके बाद में हमारा माइंड में कैसे जो न्यूरॉन होते हैं वो हिट करते हैं, कैसे पैटर्न बनाते हैं। ये सारी चीज़ें जब धीरे-धीरे वर्कआउट होती है तो हमको रीज़न समझ में आता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, कि हम कोई एक गलत न्यूज़ को अपने अंदर में परसीव कर रहे हैं, उस गलत न्यूज़ को प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम उसके तरीके से ही फिर रिस्पॉन्स करेंगे। तो हमारे माइंड के अंदर कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे गेन होता है कि नहीं, ये जो थॉट आया है, और फिर हम लोग एक प्रॉपर वे में लर्निंग करना शुरू कर देते हैं। कॉन्फिडेंस हमको ये मिलता है, आपने कुछ क्लासेस में ये भी कहा कि आप अपने फ़ियर को फेस करो। अगर फेस नहीं करेंगे तो चीज़ें हमारी बहुत जल्दी ठीक नहीं होगी। तो वो जो हमको समझ में आया कि हाँ यार, जो हम ये सोच रहे हैं कि हमारे कहीं बॉडी में पेन हो रहा है तो ये हार्ट अटैक नहीं है, हमारे सर में दर्द हो रहा है तो ये डायरेक्ट ब्रेन स्ट्रोक नहीं है। ये हमको कॉन्फिडेंस देता है, फिर धीरे-धीरे हम अपनी लाइफ के साथ में फ्रंट टू फ्रंट होते हैं, तो चीज़ें वहाँ से वर्कआउट होना शुरू होती हैं। तो सर ये सारा पॉसिबिलिटीज़ ये लर्निंग के कारण ही आ सकता है। क्योंकि उसके पहले तक कोई हमको समझने वाला या बताने वाला नहीं होता है कि हमारे साथ में हो क्या रहा है। तो जब ये चीज़ पता चलती है सर, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है हमारे एंग्ज़ायटी से बाहर आने में, और या कि फिर उस एंग्ज़ायटी में रहने में। जी सर। तो जो आपने जैसे बोला कि सिचुएशन को हम अवॉइड करते हैं, तो अवॉइड करना फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, ये कि सर्वाइवल फिटेस्ट के लिए, राइट? तो यहाँ पे जी, समझने जी, वाली जी। बात ये है कि जहाँ पर आप चीज़ को अवॉइड करते हैं, वही सबसे बड़ी मुसीबत वहीं पे आ जाती है। जहाँ पर आपने सिचुएशन को बिल्कुल अवॉइड सर। करा, कल अगले दिन आपका फ़ियर, क्योंकि आप सिचुएशन से भाग नहीं सकते, वो सेम सिचुएशन कभी दोबारा आएगी लाइफ जी, लाइफ में, तब आप अगर आपने एक बार जी। अवॉइड करा, 2 बार, तो आप, क्योंकि ब्रेन उस थ्रेट को पर्सीव कैसे कर रहा है? एक्चुअल में वो फ़ियर सच में रियल फ़ियर नहीं है, वो साइकोलॉजिकल फ़ियर हुँ, आपने अपने हुँ। मन में बैठा रखा है। तो आपके सबकॉन्शियस को नहीं जी पता सर। रियलिटी क्या है, इमेजिनेशन क्या है। वो इमेजिनेशन, क्योंकि हर हर टाइम आप इमेजिनरी वर्ल्ड में घूमते रहते हो, अरे ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। माइंड इज़ हुँ, हुँ, हुँ। प्रीऑक्यूपाइड विद अननेसेसरी थॉट, कुछ ना कुछ चल रहा है आपके मन के अंदर। तो उसी की वजह से आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो नॉर्मल वाले मोड पे आपकी बॉडी आ ही नहीं रही है, तो कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं आपकी बॉडी से बार-बार, बार-बार। तो उसी का इम्पैक्ट जी, जी, जी। सिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक बैलेंस नहीं हो पा रहा है। डायजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है ना, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हार्ट बीट बढ़ रही है आपकी, तो आपकी बॉडी हुँ, काफ़ी हुँ, लंबे हुँ, टाइम से हुँ। नॉर्मल वाले मोड पे नहीं आ पा रही है। तो वहाँ पर एक ज़्यादातर लोग यही करते हैं, सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। वही अवॉइडेंस बाद में जाके, वो एस्केप करना बाद में जाकर के आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि एवरी एक्शन, आप कोई भी चीज़ अगर आप एक्ट करते हो, नहीं मैं वहाँ पर जाऊँगा ऐसा हो जाएगा, तो आपका एक्शन, आपका बिहेवियर या आपका थॉट, अगर आप उसपे भी एक्ट करते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस के अंदर तब भी एक इंप्रेशन को छोड़ रही है, राइट? वही इंप्रेशन बाद में जाके आपके इम्पल्सेस बन जाते हैं, वही इम्पल्सेस आपको कंट्रोल करते हैं अनकॉन्शियसली। तभी हम उसको बोलते हैं तो ये मेरे अंदर का अनकॉन्शियस फ़ियर है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है फ़ियर है क्या? अननोन फ़ियर है, वो तो आपके सामने कोई डेंजर है ही नहीं। एक्चुअल में डेंजर आपने जी, साइकोलॉजिकल जो जी। अपने अंदर पैटर्न बना लिया है, उसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर फ़ियर आ रहा है, वो एक्जिस्ट नहीं करता है। फिर हमने फ़ियर के बारे में जी सर। अंडरस्टैंड किया, इमोशन के बारे में अंडरस्टैंड किया, क्योंकि इमोशंस, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इमोशन एंड इमोशनल सेंसेशंस, राइट? तो इमोशनल यस, सेंसेशन यस, आपके अंदर यस। की है, और जो सेंसेशन आपकी रियल नहीं है, वो आपकी रियल सेंसेशन नहीं है। इमोशन एक अलग चीज़ होगी और सेंसेशन एक अलग चीज़ है। तो उसके बाद में जी। न्यूरोप्लास्टिसिटी समझी और सीबीटी समझा, स्टेटमेंट असम्पशन समझा। तो आप ये मानते हैं कि लर्निंग की वजह से आपका परसेप्शन चेंज हुआ, बिल्कुल राइट? सर, बिल्कुल। क्योंकि जैसा जी सर। जैसा परसेप्शन होगा, जैसा कॉग्निशन होगा, वैसा परसेप्शन होगा चीज़ों को लेकर के। वैसे परसेप्शन होगा। जी। हाँ, और सही पर्सीव करने के लिए माइंडफुलनेस का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट माइंडफुल यू कांट पर्सीव एनीथिंग। राइट? अगर मेरे जी, सामने सही, जी। ये एक चीज़ ब्लैक है, एक चीज़ व्हाइट है, तो ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में मुझे मेरा ब्रेन डिफरेंशिएट कर पा रहा है। लेकिन अगर आपका माइंड यहाँ पर नहीं है, मन में कुछ थॉट चल रहे हैं, आपका माइंड इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि मेरे सामने एक्चुअल में क्या है। क्योंकि ध्यान से देखना और देखने में अंतर होता है। तो जी, जी, आप जी, जी, कितना ज़्यादा बिल्कुल। एक्यूरेट मानते हैं इन चीज़ों को, ये कॉन्शियस थिंकिंग को, कॉन्शियस लर्निंग को, और आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आया है? जी, जी। सर देखिए, आपने जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात किया, तो वो हमको सारी चीज़ें तो धीरे-धीरे समझ में आ गई कि कॉग्निशन क्या है, मेटाकॉग्निशन क्या है, फिर हम जो सोच रहे हैं और जो असलियत है, उन दोनों में क्या फ़र्क है। ये धीरे-धीरे तो मालूम पड़ जाता है। लेकिन सर जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने वाली चीज़ ये है कि ठीक है, हमको पता तो चल गया, लेकिन हम अब करें तो करें क्या? तो जो हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वो ऐसा सिचुएशन है जिस दिन हमने उसको आपसे सुना कि न्यूरोप्लास्टिसिटी ऐसी कोई चीज़ है जहाँ से हम अपने ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं।
अपने पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं या अपने आप के अंदर में कुछ चीजें डाल सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी ही बेस है सीबीटी का, कि सीबीटी के अंदर में हम यही अपने आप के अंदर में बार-बार ये चीजें पहुँचानी चाह रहे हैं कि हमारे साथ में जो है वो अलग सिचुएशन है और जो हमारे साथ एक्चुअल सिचुएशन है वो अलग है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी ही ऐसा पॉइंट था सर जहाँ से हमको ये फ़ील हुआ कि नहीं हम ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें से सुधार हो सकता है, चीज़ें वर्कआउट हो सकती है। फिर सीबीटी था, सीबीटी से अपने आप को सीबीटी देना और अपने आप से थोड़ा बहुत चीज़ों को इम्प्रूवमेंट हाँ, करना। तो अभी सर जैसे ये अभी सारी जैसे चीज़ें तो ये चीज़ में मैं जी। यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जैसे आपने सीबीटी की बात की, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की बात करते हैं और जब जी, अपनी जी, जी। न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करें तो मैं यहाँ पर एक टर्म यूज़ करना चाहूँगा, उसका नाम है सेल्फ जनरेटेड न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब आपका जो माइंड है वो आपके ब्रेन को शेप दे रहा है। यानी कि जब आपने जी क्योंकि सर, जी सर। माइंड पर आप कॉन्शियस हो, क्योंकि एक जो माइंड है आपका नॉन मैटर है, ब्रेन आपका मैटर है, 2 हुँ, अलग-अलग हुँ, चीज़ हो हुँ। गई। जी, ये कहीं न कहीं जी, आपका माइंड का आपके ब्रेन का कनेक्शन है डायरेक्टली, क्योंकि जब जी आपके सर। अंदर कॉन्शसनेस है, तो वो कॉन्शसनेस है तभी तो आप चीज़ को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो ना। जब अपनी कॉन्शियस को जी सर, रेज़ जी सर। करते हो या अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हो, तब अपने ब्रेन के पैटर्न्स को आप ब्रेक कर पाते हो, क्योंकि ब्रेन तो एक फिक्स पैटर्न पे वर्क कर रहा है, लेकिन माइंड जो है वो उसको एक तरह की डायरेक्शन दे रहा है। यानी कि आपके जो जी थॉट्स सर। हैं, अगर आपने ये बोल दिया कि मैं बेकार इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो आप एक्चुअल में कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि सारे के सारे के लिए आपकी जी, एनर्जी क्या है? एवरीथिंग एवरीथिंग इज़ एनर्जी, राइट? अगर हम यस, क्वांटम मैकेनिक्स के डेफिनिटली टर्म में बात करें तो सब कुछ आपकी एनर्जी है। तो अगर आप कोई नेगेटिव एनर्जी को या थॉट को बोल रहे हो, तो आप रेडिएट भी वैसी चीज़ कर रहे हो। वो चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी जी, लाइफ में। तो अल्टीमेटली आपके जब हम बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड न्यूरोप्लास्टिसिटी की, तो यहाँ पर हम हमारे थॉट ही हमारे ब्रेन को शेप दे रहे हैं। तो जैसे आपने सेल्फ सर। जनरेटेड न्यूरोप्लास्टिसिटी समझी या अपने थॉट को आपने चेंज किया, सीबीटी में हम क्या करते हैं? इफ आई टॉक अबाउट सीबीटी को, सीबीटी का अगर आप सुपरफिशियल लेवल समझोगे, केवल डिस्प्यूट करना होता है। लेकिन डिस्प्यूट आप कर क्यों रहे हो? किसको डिस्प्यूट कर रहे हो? आपके बिलीफ को डिस्प्यूट कर रहे जी, हो, जी, जी। आपके रॉन्ग पैटर्न को आप डिस्प्यूट कर रहे हो, ताकि आपका जो डिफ़ॉल्ट पैटर्न जो बना हुआ है, न्यूरल पाथवेज़ बना हुआ है, वो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ब्रेक नहीं होगा, जी, क्योंकि न्यूरॉन से न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होके इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं एक एक जगह से दूसरी जगह पे। तो जैसा आप सोचते हो वैसा फ़ील करते हो। सडन आपने देखा कि अरे हुँ, हुँ। यूट्यूब में मैंने देखा था कि उसको ओसीडी था या सामने वाले पर्सन को चेस्ट में पेन हुआ था। तो आप खुद की सेल्फ जनरेटेड न्यूरल प्लास्टिसिटी से वैसे सेंसेशन आप बना रहे हो अपने अंदर, ऑब्वियस सी बात है। जी, तो वहाँ पर आपको आपको करना क्या चाहिए, यू नीड टू ब्रेक देम, बट आप उसको एक तरीके से और कॉन्स्टेंटली अपने पैटर्न को हार्ड कर रहे हो, राइट? रिपीटेडली चेक जी, करना जी, बार-बार किसी चीज़ को, टेम्परेरी रिलीफ है, सिचुएशन को अवॉइड करना, वो टेम्परेरी रिलीफ है, तो आप इस पैटर्न से बाहर नहीं आ पाओगे। यहाँ पर लर्निंग कम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कॉन्शियसली ये अंडरस्टैंड कर रहे हो कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं और ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, आपका ओसीडी कैसे बना, कैसे हुआ, कहाँ पर आपको उसको ब्रेक करना चाहिए। तो इन चीज़ों में लगता है टाइम। आपको कितना टाइम लगा? जी। अब 2 साल हो गए पूरा का पूरा, है ना? विजय जी, आप जाके अभी जी सर, टेलर पे जी आए सर, हो, जी सर। ये लोग ऐसा बोलते हैं नहीं हम तो 21 डेज़ में सही कर देंगे, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो ये काफ़ी लंबे टाइम पैटर्न बन रहे थे, वो एक टाइम पे जाके सीवियर हो गई चीज़ें, फिर उसको कंट्रोल करना, अंडरस्टैंड करना, उसमें तो टाइम लगेगा आपको, ऑब्वियस सी बात है। ये तो एक बिल्कुल। तरीके का आप कह लीजिए कि लर्निंग मैकेनिज़्म है, आप समझोगे चीज़ों को, अंडरस्टैंड करोगे, फिर पैटर्न बनेंगे, फिर इसको ब्रेन प्रोसेस करेगा, फिर इसको परसीव करेगा, फिर उसको प्रोसेस करने के बाद आप ऐसा रिस्पॉन्ड करोगे, तब जाके वो आपके हैबिचुअल पैटर्न में आएगा। तो अल्टीमेटली हमें हमारी हैबिट ही कंट्रोल करती है। तो ये जी सर। चीज़ को आप कितना बड़ा मानते हो? और जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि 21 डेज़ में हम सही कर देते हैं। ये इसके पीछे कुछ साइंस है, मतलब सर 21 डेज़ में आपका एक पैटर्न बनना स्टार्ट होता है, लेकिन वो हार्ड नहीं बनता आपके अंदर। तो सारी-सारी जी, चीज़ें जी, आपकी जी। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं। हाँ, प्लीज़। 21 डेज़ में सर बोलने वाले जो हैं वो तो अब वो ही जाने कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि सर मैं कम से कम 12 से 15 महीने मुझे तो ये समझने में लगा कि जो मेरे बॉडी के अंदर सिम्पटम्स आ रहे हैं, वो बॉडी के सिम्पटम्स नहीं एक्चुअली मेरा माइंड जो है वो सिम्पटम क्रिएट कर रहा है। ये तो समझने वालों को सर समझेगा, जो भी अभी एंग्ज़ायटी में होंगे, मैं उनको 100% ये बात बताना चाह रहा हूँ कि उनको लग रहा होगा कि उनके अंदर सेंसेशन आ रहा है तो बॉडी क्रिएट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी क्रिएट कुछ नहीं कर रही है, बॉडी तो माइंड को सपोर्ट कर रही है बस। हमारा माइंड उनको एक सिम्पटम दे रहा है और उस सिम्पटम को फॉलो कर रहा है बॉडी। ये काम हो रहा है सर, तो वो 21 डेज़ वाले जो ये बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो बंदा एंग्ज़ायटी के अंदर है, उसको समझाने में कोई बात नहीं है, लेकिन उसका माइंड तो रिसीव करने की कैपेबिलिटी में होना चाहिए ना सर। उस समय तो जब अच्छी सीवियर एंग्जायटी होती है, नॉर्मल एंग्जायटी भी होती है, तो वो तो ब्रेन सर किसी की बात कैप्चर ही नहीं कर रहा है। उसको समय देना पड़ता है, चीज़ों को वर्कआउट करना पड़ता है और हर बॉडी और हर आदमी का माइंड ये सर अपने-अपने लेवल में अलग-अलग होता है। और कोई मैं अपनी तरफ से मैं बोल नहीं सकता कि वो क्या करते होंगे, बट आई डोंट बिलीव सर कि वो 21 डेज़ में क्या 21 मंथ में भी अगर वो प्रॉपर कर दें, तो मैं तो उनको बहुत बड़ा मानता हूँ सर।
और मुझे लगता है कि ऐसा कोई नुस्खा नहीं है, ये तो चीज़ें लर्निंग से धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आना अपने अंदर में और सारी चीज़ें धीरे-धीरे डेवलप होती है, जिसमें समय लगता है। किसी को क्या समय लगेगा वो तो अ, बता नहीं सकते क्योंकि मैं भी जब स्टार्टिंग में आपसे जुड़ा तो मैं आपको पूछता था सर कि सारी चीज़ तो ठीक है लेकिन सर आप बताइए कि सर कितना समय लगेगा? तो आपने हमेशा मुझे यही कहा है कि ठीक है आप ठीक हो जाओगे लेकिन समय लगेगा, थोड़ा बहुत आपने कोई ऐसा ड्यू डेट नहीं दिया। तो जब आप इतने साल से हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग ठीक हुए हैं, चीज़ें वर्कआउट हुई है, उसके बाद भी और हमने आपके साथ लर्निंग भी किया है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने की लर्निंग के बाद, उसके बाद भी समय लगा सर रिकवरी होने में, ऐसा नहीं है। सीबीटी कम से कम मैंने उसके बाद में 4 महीने, 5 महीने अपने आप को दिया है। तब जाके मुझे अपने अंदर में कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। फिर धीरे-धीरे, धीरे जैसी सब चीज़ें बिगड़ी थी, वैसी चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे सुधरना शुरू हुई। तो आई डोंट बिलीव सर कि कोई इसका एकदम तुरंत सॉल्यूशन है। इसको समय लगेगा, समय देना पड़ेगा और बहुत पेशेंटली समय देना पड़ेगा इसको। जी। और फेड पाथवेज़ को फेड करने में टाइम तो लगता है, ऑब्वियस सी बात है। वरना आप जी, जी, पुराने जी, जी, गलत जी। परसेप्शन के बेसिस पे चीज़ों को जज करना स्टार्ट कर दिया, जजमेंटल हो जाता है कोई पर्सन बार-बार। तो ये चीज़ है। हुँ, अब हुँ, आपकी हुँ। लाइफ़ कैसी है? कितना अच्छा फ़ील करते हो अभी आप? पहले से क्या इम्प्रूवमेंट आया? आपके इमोशनल स्टेट में कितना इम्प्रूवमेंट है? आप इमोशनली कितना चीज़ों क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ स्ट्रेस है, राइट? अगर एक पर्सन एक चीज़ के जी, एक टाइम पे कई चीज़ बारे में सोच रहा है, तो स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, ये भी आपने यहाँ पर समझा। सिचुएशन कभी लाइफ़ में आएगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक पर्सन कभी भी पूरा हैप्पीनेस वाले मोड पे नहीं रहता। चैलेंजेस आते हैं लाइफ़ में, चैलेंजेस को हमें कैसे हैंडल करना है। तो जब कोई स्ट्रेस आएगा, वो आपका ट्रिगर पॉइंट बन जाएगा। वो फाइनेंशियल हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ़ से जुड़ा हो सकता है। या कोई भी लाइफ से जुड़ा हो सकता है, तो वो चीज़ आपकी स्ट्रेस आपका एक ट्रिगर पॉइंट बन जाएगा। तो ट्रिगर को या सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करना है, ये सारी की सारी चीज़ इस बात पे डिपेंड करती है कि अंदर से कितना क्लियर हो, आपके अंदर से कितनी क्लैरिटी है कि मुझे किस चीज़ पे किस समय कैसा रिस्पॉन्ड करना है। जैसे मैं चीज़ को रिसीव करूँगा और वैसे मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, तो उस वो एबिलिटी कितनी आ गई आपके अंदर? सर आफ्टर एंग्ज़ायटी मैं तो ये पहले सोचता था कि एंग्ज़ायटी एक बहुत ही बुरी चीज़ है जो लाइफ़ में मेरे आई है और मेरे जीवन को खराब कर दी। लेकिन आपसे लर्निंग होने के बाद जब चीज़ें धीरे-धीरे सुधरने लगी, तो सर पहले से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट चीज़ों में आई है। लाइफ़ में एक ठहराव जैसा फ़ील होता है। लाइफ़ में अब समझ में आता है कि यार एन्जॉयमेंट क्या है और हम अपने लाइफ़ में पर्पस क्या ढूँढ रहे थे। खुशी किस चीज़ को एक्चुअली में बोला जाता है और एक पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाता है सर एंग्ज़ायटी के बाद में और लर्निंग के बाद में कम से कम। पहले बहुत ही ज़्यादा उतावला होके कोई भी डिसीज़न आदमी मैं ले लेता था, मैं किसी और को क्यों कहूँ। मैं बहुत ही इम्पेशेंट होके चीज़ों को कर लेता था। ये करना कोई भी काम करना है तो बहुत जल्दबाज़ी में। पर अब एंग्ज़ायटी के बाद में चीज़ों को समझने के बाद में और अब ये फ़ील होता है कि हाँ, ये सही इसमें कौन-सा एक्चुअल में बोल सकते हैं खुशी है और कौन-सी एक्चुअल खुशी नहीं है। ये भी डिफरेंशिएट करना सर अभी लाइफ़ में आ गया है और लाइफ़ तो सर लर्निंग है, हमेशा लर्निंग होते रहेगी और हम लोग जो अपने आप को हैप्पीनेस का एक लेवल रखते हैं कि यार हैप्पीनेस ये चीज़ है, या कि फिर बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत सारा लाइफ़ के अंदर में सारे फैमिली मेंबर्स या लोग हमारे को बहुत सपोर्ट करेंगे, तब हम इस लेवल पे खुशी पे जाएँगे। ये सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सर हैप्पीनेस एक अलग चीज़ है। वो किसी और चीज़ में भी मिल सकती है, पैसे में मिल सकती है, काम में मिल सकती है। उसको फ़ील करना और उसको समझना, ये दोनों चीज़ अ, अपने आप को अंडरस्टैंड करने के बाद ही समझ में आता है। तो अब सर लाइफ़ तो मेरी काफ़ी अच्छी है और बहुत ही मतलब मेरे काम में इम्प्रूवमेंट आ गया है। पहले से भी मैं अच्छा अपने आप को फ़ील करता हूँ। मेरी फ़ैमिली के साथ रिलेशनशिप मेरे अच्छे हैं। मेरे फ्रेंड्स में भी काफ़ी क्लोज़नेस आ गई है, जो हम लोग पहले चीज़ों को कैज़ुअली ले लेते थे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट थी। अब वो समझ में आता है कि हाँ यार, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। हम किसी और गलत चीज़ को इम्पोर्टेंस देके लाइफ़ को बहुत मतलब अ, क्या बोल सकते हैं कि प्रॉपरली जजमेंट नहीं कर पा रहे थे। अब सब बढ़िया है सर, चीज़ों में सुधार है। राइट, जी, जैसे भी आपने बोला कि बहुत ज़्यादा मैं इम्पेशेंट होके डिसीज़न लेता था। जब हम बहुत एक्साइटमेंट में होते हैं, तब हम कुछ भी बोल हुँ, देते हुँ, हैं। हुँ। जब बहुत लोअर फेज़ में जी, स्ट्रेस में होते हैं, तो हम बोलते हैं मैं मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमेशा डिसीज़न कभी भी आप अ, उसमें एक्साइटमेंट में नहीं ले सकते। बहुत लोअर फेज़ में कभी आप जी, डिसीज़न ले सकते। जब आप डिसीज़न लोगे तो आप बिल्कुल जी, कॉन्शियस डिसीज़न लोगे। वही कॉन्शियस डिसीज़न पे बाद में जाकर के आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। क्योंकि हम जल्दीबाज़ी में जो भी काम करते हैं, हम वो चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर होती है, इमोशन हमें कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर इमोशंस को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो फ़ील कर रहा हूँ कितना वो क्या फ़ील कहीं न कहीं आपके अंदर जो व्हाइट एनर्जी जिसको हम थॉट एंड इमोशन बोल रहे हैं, वो कहाँ पर जा रही है, हुँ, कहीं पर हुँ, कहाँ पर मुझे कॉन्शियसली अपनी अटेंशन को शिफ्ट करना है।
ये सारी की सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड जी, करती हैं कि सेल्फ जनरेटेड न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा टर्म है कि आप अपने माइंड के थ्रू अपने ब्रेन के अंदर के पाथवेज़ को आप ब्रेक कर सकते हो, नए पाथवेज़ आप बना सकते हो। ऐसे ही आपके थॉट जो होते हैं वो आप हर समय न्यूरोप्लास्टिसिटी पे एक तरीके से डिपेंडेंट रहती हैं और चीज़ पे डिपेंड करती रहती है बार-बार, बार-बार, बार-बार। तो इमोशन समझना बहुत जी ज़रूरी है, सर, जी सर। अपने अंदर मैं कैसे क्या सोच रहा हूँ, मेटाकॉग्निशन होना बहुत ज़रूरी है और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमको चीज़ को समझना चाहिए। अगर आपके अंदर चीज़ों को लेके जितनी समझ बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, जितनी मेंटल क्लैरिटी होगी, आप उतना कॉन्शियस रहोगे। क्योंकि 2 चीज़ें एक तो लाइफ को हम अनकॉन्शियसली जी रहे होते हैं, एक हम बहुत कॉन्शियस होके जी, जीते हैं। तो जो कॉन्शियस होके जितनी आप लाइफ को जियोगे, उसमें आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगा एंड अल्टीमेटली जो सैटिस्फैक्शन होता है, वही हैप्पीनेस का एक तरीके का कह लो कि रूट होता है। ये सैटिस्फैक्शन जहाँ पर जी, आपको जी, कम में जी। भी सैटिस्फाई है, वही आपकी हैप्पीनेस को एक तरीके से लीड करती है चीज़ें। तो ओवरऑल विजय जी आपने जो भी चीज़ को बताया, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया लोगों के सामने, तो अल्टीमेटली जब भी चीज़ें आपकी लाइफ में आई तो आपने उसको टैकल किया, समझा, अंडरस्टैंड किया। अब आप सिचुएशन से बाहर आए। अभी आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो, अच्छा फील करते हो, अच्छी बात है। अब ये कई लोगों के अंदर ये डाउट्स रहते हैं कि अरे हम थेरेपी से निकल पाएँगे या हमारे अंदर सेल्फ harm के थॉट्स आते हैं, डर आता है। तो इस सिचुएशन में आपको भी लगता होगा यार चीज़ें काम करती है, नहीं काम करती। अब आपको क्या लगता है कि सच में लर्निंग काम करती है? और यहाँ से आप कितना सैटिस्फाइड है जेन्युइनली इसके बारे में बताइए? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बड़ा रोल है। सारी चीज़ें सुधर जाएगी, धीरे-धीरे सही हो जाएगी। हमारे अंदर में जो एक फ़ियर आ रहा है कि हमारे साथ में कुछ बुरा होने वाला है या मैं कहीं पागल ना हो जाऊँ या मैं कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए। ये सिर्फ़ कहीं सुसाइडल थॉट आ रहे हैं किसी को, सर ये सारे सिर्फ़ एक मिथ है जो हमारा माइंड हमारे लिए क्रिएट करके दे रहा है। और लर्निंग ही वो चीज़ है जहाँ से हम ये मिथ से निकल सकते हैं बाहर, अपने आप को गेन कर सकते हैं, री-कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और चीज़ों को थोड़ा समय लगता है, अपने आप को समय लगता है। चीज़ों को फेस करने में बहुत ताकत लगती है शुरुआत में, बहुत हिम्मत लगती है। आप बता तो देंगे सर लेकिन अल्टीमेटली फेस तो हमको करना होता है, तो बहुत ताकत लगती है शुरुआत में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ फर्स्ट स्टेप है सर, अगर हमने फेस करना शुरू किया तो चीज़ों को समझना शुरू हो जाएगा। हमको ये अंदर खुद से ही एक्सपीरियंस आने लगेगा कि नहीं ये जो हम लोग सोच रहे हैं वो सारी चीज़ें गलत है और जब हमारी जो लर्निंग है और जो हमारा उसको एग्ज़ीक्यूशन है, फेस करना है, ये सारा जब एक साथ कोरिलेट हो जाएगा तो धीरे-धीरे सारी चीज़ें वर्कआउट हो जाएगी और 100% मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहला डाउट आएगा कि हमारे साथ बुरा होने वाला है या हमारी डेथ होने वाली है या हम इंसेन होने वाले हैं, ये बिल्कुल माइंड का एक छलावा है, भुलावा है। ये कुछ भी नहीं है एक्चुअली धीरे-धीरे लर्निंग के बाद ही समझ में आएगा। इसीलिए लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है सर। हाँ, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये था, आप यहाँ से सैटिस्फाइड हैं पूरा सेशन से या आपने जो भी सेशन लिए जेन्युइन उसके बारे में बताइए? 100% सर 100% सैटिस्फाइड है और लगता है कि ये चीज़ें जितना जल्दी लाइफ में आ जाती, उतना जल्दी चीज़ों में सुधार हो जाता। तो चलिए देर हुआ, 8-10 महीने बर्बाद हुए उसके बाद आपसे मिला। लेकिन सर अच्छा हुआ मैं आपसे मिल लिया तो मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए और बहुत ही अच्छा सर मेरा आपके साथ समय रहा, लर्निंग का भी समय रहा और पर्सनली भी आपने मुझे काफ़ी जब सिचुएशन कोई दिन ऐसे खराब भी आते हैं बीच में तो आपने उसको पर्सनली हमने आपसे बात करने की कोशिश किया तो आपने सपोर्ट किया सर थैंक यू वो सारे सपोर्ट के लिए सर बिल्कुल और 100% सर राइट। थैंक यू सो मच विजय कुमार जी यहाँ पर आने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए। क्योंकि इससे एक चीज़ तो समझने वाले कि लोग सच में कनेक्ट कर पाते हैं चीज़ों को कि सही क्या है, गलत क्या है, राइट? जी आप कुछ भी करो, आप जी लर्न सर करो चीज़ों को क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें अगर हमारे अंदर के थॉट्स हमारी मेमोरी से आ रही हैं, बाहर से नहीं आते हैं। तो वही चीज़ हमारे हम्म, ऑटोमेटिक थॉट हमारे अंदर आ रहे हैं, फिर वो हमारी कॉन्शियस ब्रेन पे आ रहे हैं, फिर बार-बार रिपीट होके हमारी अनकॉन्शियस लेयर में चले जाते हैं या हमारी सबकॉन्शियस में हमारा बिलीफ बन जाता है। तो सच में इसमें टाइम जी लगता है, सर ठीक है? वो टाइम इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका पैटर्न कितने हार्ड है और उसको ब्रेक करने में, फेड करने में कनेक्शन को टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं कि एक बार में एंग्ज़ायटी कम होगी, उनकी एंग्ज़ायटी बढ़ेगी। एंग्ज़ायटी बढ़ेगी फिर नीचे आएगी, बढ़ेगी फिर नीचे आएगी। ऐसे फ्लक्चुएट कर क होती जाएँगी चीज़ें। बीपी बढ़ेगा, शूट अप होगा, नीचे जी आएगा, डिज़ीनेस, ये सारे सिम्पटम आएँगे। बट इट इज़ ऑल अबाउट कि आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं। सारा का सारा खेल आपके जी सर मैनेजमेंट का। जितना आप मैनेजमेंट सीख जाओगे, आने वाले टाइम में आप चीज़ को समझ पाओगे, चीज़ें होती क्या हैं। तो सारी की सारी चीज़ डिपेंड करती है, कोई लर्निंग की, आपकी साइकोथेरेपी, आपकी सीबीटी के पीछे रीज़न क्या होता है, तब जाके आप चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हो। इसलिए पेशेंस करना बहुत ज़रूरी है। जल्दीबाज़ी में अगर आप ये समझोगे कि नहीं मुझे जल्दीबाज़ी में रिज़ल्ट मिल जाए, अरे मेरे अंदर स्टेबिलिटी नहीं हम्म, आ रही है, मैं सस्टेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसे काम नहीं चलता है, टाइम लगता है, पेशेंस के साथ आप काम कीजिए।
और जैसे विजय जी ने बताया कि टाइम लगा इनको भी, क्योंकि ये 2 साल बाद जाके जब कंप्लीटली फिट एंड फाइन है, तब जाके यहाँ चैनल पे आए हैं और अपनी वीडियो शेयर करी है। तो सबसे मेरा यही एक मेरा जो एडवाइस है वो सबसे यही है कि आप इसको लर्न करते रहें। और कोई भी पर्सन है, कोई भी वीडियो को देख रहा है, कोई भी नेगेटिव वीडियो को देख रहा है, जहाँ पर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो कहीं से भी, यूट्यूब से या किसी और प्लेटफ़ॉर्म से, तो आप उसको स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको स्टॉप नहीं करेंगे, तो आप ऑटोमैटिकली आपके अंदर इन्फॉर्मेशन जा रही है और जो आप चीज़ अपने सेंस के थ्रू लेके जा रहे हो, तब भी इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो गलत चीज़ जितना परसीव करोगे, तो आपका ब्रेन वैसे रिस्पॉन्ड करेगा सिचुएशन के हिसाब से। तो प्लीज़ ये करना बंद कर दीजिए, और जो भी चीज़ अगर आपको यहाँ पे समझ में आई है, तो आई होप कि आपको अच्छी समझ में आई होगी और चीज़ें विजय जी ने जो भी एक्सप्लेन की है, आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। और ऐसी आगे भी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को लाइक कर सकते हो और आगे लोगों तक पहुँचाइए, और देखते रहिए आप हील योरसेल्फ। आगे और भी आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और विजय जी, एक बार फिर से थैंक यू आपका कि आप इस चैनल पे आए, अपनी वीडियोज़ को आपने अपने थ्रू लोगों तक पहुँचाया। और ऐसे ही आगे भी और वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए हील योरसेल्फ, और हमसे आगे भी इस तरह के साथ जुड़ते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू विजय जी।